तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 72। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त ये साइंस का टेस्ट हुआ था जिसमें 25 क्वेश्चन थे और सभी ने पार्टिसिपेट किया है और टेस्ट दिया है। उन सभी का दोस्त आज क्या है कि स्कोर कार्ड आ चुका है प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो हम क्या करते हैं कि सभी को स्कोर कार्ड दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, आपको टेस्ट पेपर दिखाएंगे और टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा पेपर देखने तक के। और जो लोग दोस्त टेस्ट देना चाहते हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में टेस्ट दे सकते हैं। बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। उस पर हम आपको बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट पेपर देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उस पर, फिर आपको हम स्कोर कार्ड दिखा देंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। जी हाँ, स्टेटमेंट गलत है, ये है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसमें पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर कहा जा रहा है कि लोहा पानी में डूब जाता है। बिल्कुल सही है कि लोहा पानी में डूब जाता है। आप कहिएगा कि लोहा पानी में कैसे डूबता है, नाव तो पानी में तैरते ही रहता है। तो जी हाँ, तैरता है, क्योंकि उसका जो है सरफेस जो है क्या होता है, चौड़ा होता है। तो उस पर क्या होता है ना कि उत्प्लावक बल काम करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत उस पर काम करता है। वैसे नॉर्मली लोहा पानी में डुबाइएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का डेंसिटी जो होता है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए डूब जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर कहता है कि लकड़ी पानी में डूब जाता है। बिल्कुल डूब जाता है, लकड़ी भी डूबता नहीं, तैरता है। हाँ, लकड़ी पानी में तैरता है, क्योंकि लकड़ी का डेंसिटी जो होता है पानी के डेंसिटी से क्या होता है कि कम होता है, इसलिए फ्लोट करते रहता है। तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पारा पानी में तैरता है। ये गलत है दोस्तों, पारा पानी पर नहीं तैरता है, क्योंकि पारा का डेंसिटी ज्यादा होता है, पानी का डेंसिटी कम है। तो पानी पारा पे तैरेगा, ना कि पारा पानी पे तैरेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, थर्ड नंबर जो है सो। ठीक है, यहां गलत है स्टेटमेंट। बाकी आप फोर्थ नंबर देख रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट पकड़ना था कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। देखिएगा, ये टेस्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि ब्लैक होल क्या होती है। जी हाँ, ब्लैक होल क्या होती है ये कहा जा रहा है। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर कहता है कि निहारिकाएं होती है। क्या ये होती है? नहीं दोस्त, ये नहीं होती है ब्लैक होल। उल्काएं होती है, ये भी नहीं होती है। कहता है सूर्य के धब्बा होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। आखिर ब्लैक होल होता क्या है, समझ लीजिए। इस चीज को आपको हम बताते हैं कि जैसे ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे तारों का एक प्रकार का ये ढेर है, लेकिन इसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं किया गया है कि तारों का ही एक ढेर है। लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है दोस्त कि ये प्रकाश को भी नहीं छोड़ता है, अपने अंदर प्रकाश को भी टान लेता है। ग्रह की बात तो छोड़ो, ग्रह अगर इसके पास में चला जाए तो ग्रह भी इसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर एक बार अगर कोई चला जाए तो दोस्त वो दोबारा लौट के नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक होल अंदर में जाएगा तो पूरा काला। ब्लैक होल करने का मतलब क्या होता है, काला। प्रकाश को भी ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, जान लीजिए। इसकी अगर आयु अगर बताया जाए कि कितनी इसकी जो है एज लिमिट है, तो दोस्त 657 या 660 जो है मिलियन प्रकाश वर्ष जो है दूर कहते हैं। ये ब्लैक होल दूर एज नहीं है। ठीक है, तो इतनी पृथ्वी से इसकी दूरी है ब्लैक होल की, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ब्लैक होल के बारे में। चलिए अगला, अब जान लीजिए कि ब्लैक होल को दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कृष्ण बीबर के नाम से भी जानते हैं। अगर कृष्ण बीबर भी दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या है। कृष्ण बीबर पढ़े होइएगा, वैसे हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट पेपर का। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये कहा जा रहा है कि जल में जो कहता है अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। जल में जो अस्थायी कठोरता होता है वो किस कारण से होता है। देखिए, जल में अस्थायी कठोरता जो होती है दोस्त, इसमें देख लीजिए कि सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल में अस्थायी कठोरता आता है। सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ही नहीं होता है, आपको हम बता देते हैं कि मैग्नीशियम के क्लोराइड भी होते हैं, सल्फर के लवण भी होते हैं, सल्फेट लवण जिसको बोलते हैं, सल्फेट क्लोराइड। ठीक है, तो वो भी होते हैं। लेकिन ध्यान लीजिए कि इसमें आपको मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दिया। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड देता तो आपका बी और ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड भी जल की कठोरता को बनाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ऑप्शन टू अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्त ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन टेस्ट में देते हैं, बिल्कुल टेस्ट मत मिस कीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि केतली में पानी जब गर्म होता है तो ये किसका उदाहरण है। जी हाँ, जब केतली में हम लोग पानी गर्म करते हैं तो किसका उदाहरण है। सबसे बेस्ट उदाहरण आपको हम बताते हैं कि ये जो है संवहन का उदाहरण है। सेकेंड नंबर आपका होगा किसका, संवहन का। जान लीजिए कि संवहन होता क्या है दोस्त।
जब भी किसी चीज को जब गर्म किया जाता है तो गर्म जो चीज होती है वो ऊपर जाती है, ठंडी वाली चीज नीचे आती है, तो वो संवहन कहलाती है। जैसे आपको हम बताती है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो है धूप निकलती है तो पृथ्वी गर्म होती है, तो संवहन की वजह से गर्म होती है, तो यहां से गर्म वातावरण ऊपर उठता है, ऊपर का ठंडा वातावरण नीचे आता है, तो ये एक संवहन हो गया। ठीक है, पानी का बॉयल होना एक संवहन हो गया। ब्लड में जो शरीर के अंदर अपने ब्लड होता है, संचारण होना, उसका भी एक समझिए तो संवहन है। एयर कंडीशनर होता है, वो भी क्या करता है कि ठंडा हवा को बाहर निकलता है, गर्म हवा को अपने अंदर ले लेता है, तो वो भी एक संवहन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि संवहन का बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि शहर के तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कहता है कि कौन सी गैस मिलाई जाती है। जी हाँ, शहर के पानी अगर गंदे हो गए हैं तो उसे शुद्ध करने के लिए क्या किए जाते हैं, क्या चीज मिलाया जाता है। जान लीजिए कि उसको शुद्ध करने के लिए दोस्त क्लोरीन गैस मिला दी जाती है। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लोरीन गैस मिला दी जाती है। ठीक है, जैसे शहर में देखते हुए तो शहर में क्या होता है कि योजना चलती है। कौन सी योजना चलती है? ये आपका शहर में नदी जल प्रबंधन योजना चलती है। उसके तहत क्या होता है कि नदी नालों को क्या किया जाता है कि साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है। काफी गंधहीन होता है, बहुत अजीब तरह का स्मेल आता है उसे, तो उसका क्लोरीन का यूज किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। जी हाँ, तरंगदैर्घ्य कहता है सबसे अधिक है। बहुतों लोगों ने गलती कर लिया है, बहुतों लोगों ने गामा किरण मार दिया है कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक है। दोस्त, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जान लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, गलत मार दिए हैं आप, ये गलत है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो गामा होगा नहीं, आपका फोर्थ नंबर होगा अवरक्त प्रकाश। अवरक्त किरणें जो होती है सो इंफ्रारेड जो कहते हैं सो, ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्त सबसे अधिक होता है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कम होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम करीब आ गया है, डेट भी सब कुछ रिलीज हो चुका है, अब गलती करने का समय नहीं है। ठीक है, तो गलती मत कीजिए, जितना हो सके कम गलती कीजिए। टेस्ट इसलिए तो लेते हैं कि गलती यहां कर लीजिए, वहां सुधार कर लीजिएगा, वहां पे मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज भी टेस्ट आपका 73 जो है एक्टिव है, तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, देर मत कीजिएगा, सभी लोग टेस्ट दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, सीधा माइंड में सेटअप कर लीजिए कि किसी भी, सिर्फ धातु की हम बातें नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज को अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी डेंसिटी कम जाएगी। ध्यान रखना, डेंसिटी कम इसलिए हो जाती है दोस्त कि उसके अंदर जो आपका जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दूर भागने लगते हैं, उसके अंदर जो होते हैं तो एक दूसरे से फैलने लगते हैं, दूसरे हटने लगते हैं। जैसे ही हटेगा उसका आयतन बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम जाएगा। ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु को हीट कीजिएगा तो हीट करने पे आयतन बढ़ता है और डेंसिटी कम जाता है। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी वस्तु हो, पानी हो, आपका लोहा हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज अगर कहा जाए तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन जो होगा दोस्त, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आयतन कहता तो आयतन बढ़ जाता रहा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड्डी और दांतों को जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो दांतों में या हड्डियों में जो मौजूद होता है दोस्त वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। दांत में खास करके आपको हम बताते हैं, जिसको दांत में क्या बोलते हैं, दंत लवक बोलते हैं ना, सबसे ऊपरी परत जो होता है एनामिल वाला, जो सबसे ज्यादा मजबूत भी होती है दांत की हड्डी। ठीक है, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होती है। ध्यान रखिएगा, दांत में, हड्डियों में भी कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। लगभग इसमें लोगों ने मार दिया क्योंकि ये तो रटा रटाया हुआ चीज है, तो इसमें जो है कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया, अच्छा वह प्रक्रिया नहीं है, किस प्रक्रिया के द्वारा कहता है कि तेल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वेजिटेबल घी बना दिया जाता है, किस प्रक्रिया के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि वनस्पति जो तेल होती है तो उसमें क्या किया जाता है ना दोस्त, की हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है, हाइड्रोजन मिलाने के बाद उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, उच्च दाब पे उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है कि ठोस में बदल जाता है, ठोस लिक्विड का उसमें बदल जाता है और उसके बाद वह घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण की वजह से होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल को जो है घी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है।
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रबर, प्राकृतिक रबर जो होता है, ठीक है, वो काफी सॉफ्ट होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है सो, ठीक है, ये लस्से की तरह होता है। उसको जब उठाइएगा तो उसको कठोर बनाया जाता है। जो हम लोग रबर यूज करते हैं, देखते हैं कि टान देते हैं, रबर कठोर होता है, या टायर वायर देखते हैं, ठीक है, काफी वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, मुलायम होता है। मुलायम नहीं कहिए उसको, जो है गोंद की तरह, लस्से की तरह होता है वो, ठीक है। उसको जो है बना दिया जाता है कठोर। तो कठोर बनाने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, यही बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। गंधक, उसमें क्या किया जाता है, सल्फर मिला दिया जाता है। जितना ज्यादा सल्फर मिलाइएगा उस रबर में, उतना ज्यादा वो कठोर होते चला जाता है। जितना कम मिलाइएगा उस अनुसार से होता है, ठीक है। तो सल्फर मिला के हम क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक रबर को कठोर बना सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त कि क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य को आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है। ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी है। पहले ऐसा माना जाता था कि सारे ग्रह का केंद्र जो है, सेंटर है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चाहे अन्य ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने आया और इस चीज को प्रमाणित किया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य या जो है अन्य ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि सूर्य केंद्र है, और सूर्य केंद्र जो है उसी के चारों ओर जितने भी ग्रह है उसका चक्कर लगाते हैं, ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं। सूर्य चक्कर नहीं, सूर्य अपने स्थान पे है। तो ये किसने खोज किया था दोस्त, कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। तो ये कोपरनिकस आपका आंसर करेक्ट होगा। कोपरनिकस साहब ने ही ये चीजें बताई थी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि जस्ता और जस्ता तथा तत्व, पारा तत्व है, किस प्रकार की तत्व है दोस्त, ये ट्रांजेक्टिव जो है, ट्रांजेक्शन तत्व का ये ट्रांजेक्शन तत्व होता है। देख लीजिए, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि एलिमेंट्स होता है, जस्ता और जो है पारा जो होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। तो द्रव में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आवेश आयंस के द्वारा होता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो होते हैं उसके द्वारा होता है। तो बाई आयंस हुआ, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाली बात है, बच्चों वाली बात है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर होगा कि आयंस के द्वारा उसमें क्या होता है कि आवेश प्रवाह होता है द्रव में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन था। अच्छा, ये तो हम बता ही दिए हैं क्वेश्चन कि वह वैज्ञानिक कौन था जो ग्रह के गति के बारे में बताया था, कोपरनिकस साहब ही है। लगता है कि एक ही क्वेश्चन दो बार जो है इनपुट कर दिया गया है इसमें, कोई बात नहीं है दोस्त, एक क्वेश्चन कम गया, 24 हो जाता है वैसे। चलिए 25 क्वेश्चन ही था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जी ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, ये हमें बताना है। आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है वो सेल्स जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। दूसरी बात जान लीजिए कि इसमें नाभिक भी नहीं होता है, न्यूक्लियस जो बोलते हैं, तो ब्लड में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो सेल्स को अलग करने का काम करता है। न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में होता है, तो वो न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताम्र एवं टीन का जो है मिश्रण को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, तांबा और टीना का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्त, तांबा और टीना का जो मिश्रण होता है वो आपका कहलाता है कांसा कहलाता है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्या कांसा कहलाता है। जान लीजिए कि कभी कभी इसमें प्रतिशत मात्रा पूछ देता है कि कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, टीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, अगर आपका कांसा दे देगा। क्वेश्चन ये देता है कि कांसा में टीन एवं ताम्र का प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। जान लीजिए कि 90% जो होता है इसमें कॉपर होता है, 10% जो होता है दोस्त टीन होता है, ध्यान लीजिए ये चीजें, ठीक है। इसका बर्तन में ही कांसा का यूज भी किया जाता है, घंटी वंटी जो देखते हैं कांसा का इसमें यूज किया जाता है, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है दोस्त। परसेंटेज में से तो एक मिश्रण में से तो पूछा ही जाएगा, आपको हम कई बार बता दिए हैं, हमेशा याद रखिएगा। या सोल्डरिंग का मिश्रण पूछ देगा, या तो पित्तल का पूछ देगा, या कांसा का पूछ देगा, लेकिन एक तो मिश्रण में से आएगा ही क्वेश्चन, इसलिए आपको हम बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं, तो भूलिएगा नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब कहता है कि हमेशा सीधा ही हो, आकार में वस्तु के आकार के बराबर हो, ठीक है, तो दर्पण कौन सा होगा। अगर वस्तु के आकार के बराबर हो और सीधा प्रतिबिंब बन रहा हो तो दोस्त जान लीजिए वह प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, जान लीजिए वो बनेगा समतल में।
ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, समतल में बनेगा। वैसे उत्तल में प्रतिबिंब अगर बनता तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनता, उत्तल में, अवतल की बातें कर रहे हैं, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता, उत्तल में छोटा बनता, सीधा बनता, ध्यान रखिए। तो ये तो होगा नहीं, होगा कौन, समतल में। समतल में ही क्या होता है कि वस्तु के आकार के बराबर सेम साइज बनता है, जितने दूरी पर आप है उतनी दूरी पे यहां प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। पार्श्विक बनता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ये अलग बात है, पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, तो ये समतल में ही होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ये थर्ड नंबर समतल होगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन एक भी मिस मत कीजिए, टेस्ट तो दिया ही कीजिए। चलिए अगला नंबर कह दिया है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र कहता है कि किस दिशा में होता है, किस दिशा में विस्तृत होता है। तो सच में पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, किसी भी चीज को जो है अपनी ओर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है ना कि लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा में है, तो इसका कह रहा है कि क्षेत्र, जैसे कि एक साधारण चुंबक लीजिए, क्या होता है उत्तर से दक्षिण इसका जो होता है ना, तो उसी तरह से पृथ्वी का क्या है कि एक बड़ा चुंबक है, इसका जो दिशा कहता है विस्तृत दिशा वो किधर से किधर होता है। जान लीजिए, आपको बताते हैं कि साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से निकलती है और नॉर्थ की ओर प्रवेश करती है पृथ्वी का। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर जो है वो जो है किस सिद्धांत के अनुसार जो है काम करती है, यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। जान लीजिए कि विद्युत मोटर जो होता है दोस्त, ये फैराडे के नियम पे काम करती है। किसके नियम पे, फैराडे के नियम पे। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, फैराडे के नियम पे काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। मोटर आखिर करता क्या है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो मोटर क्या करता है कि दोस्त, मोटर पता है ना आपको, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग घर में मोटर लगाते हैं पानी को देने के लिए, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मोटर का काम क्या होता है, मोटर किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, या सीधा दे देता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, लिस्ट में आपको दे देगा, तो मोटर मार दीजिएगा। मोटर काम करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि प्लांक का नियतांक मान जो होता है वो कितना होता है। प्लांक नियतांक का मान कहता है, तो प्लांक नियतांक का मान जो होता है, आपको शायद पता ना हो, बता देते हैं, वैसे तो पता होनी चाहिए, पढ़ रखे हैं आप लोग। तो ये फर्स्ट नंबर होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्लांक्स का नियम पढ़ लीजिएगा एक बार, प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है पूछे जाते हैं। प्लांक का नियम क्या कहता है कि किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर क्या होता है कि जितना अधिक जो है क्या होता है ना दोस्त, टेम्परेचर होता है, उतना ही जो है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम उत्सर्जित करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्लांक्स का जो है नियम कहता है। प्लांक्स कांस्टेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका प्लांक्स कांस्टेंट ई वेरिस जो है भी होता है, यानी ई बराबर v इंटू एच होता है, जो एच जो होता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, वहां से वैल्यू निकाले जाते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एक बार, नहीं तो एक बार हम ये रैपिड सेट खत्म होते हुए एक बार हम फिजिक्स फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जान लीजिए आपका 60 से 65% तक क्वेश्चन फिजिक्स से ही आएगा, 20% केमिस्ट्री से, 20% आपका बायोलॉजी से आएगा, इसलिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। और हम आपको फिजिक्स का जो है दिए हैं ई बुक, वो आप परचेज जरूर कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को एग्जाम को माइंड में रखते हुए ही हम उसको तैयार किए, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज तो बर्थडे ऑफर्स ही चल रहा है मेरा, तो आज 11 बजे रात तक के 11:59 तक के आप किसी भी बुक को ओनली फॉर 25 रुपीज में परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से, इसी एप्लीकेशन से। तो जा करके ई बुक परचेज कर लीजिए, पढ़िए मन लगा करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, अब ना पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। बहुत लोग होते हैं 3 महीना 4 महीना पढ़ करके जॉब ले लेते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 साल 5-5 साल लगा देते हैं और निकाल नहीं पाते गवर्नमेंट जॉब। दोस्त हम साइंस यहाँ कमांड करता है, साइंस टेक्नीशियन में आपको हम बता दिए हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 नंबर का साइंस पूछा जाता है, जान लीजिए ये चीजें। अब 40 नंबर हम यहाँ कवर करवा रहे हैं, 40 नंबर अगर आपका कमांड हो गया ना, जॉब कोई नहीं रोकेगा, आपके हाथ में जॉब होगा, जान लीजिए ये चीजें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिए, टेस्ट चाहे जो भी मटेरियल दे रहे हैं सारे को खा जाइए, जब एग्जाम होगा फिर हमें याद कीजिएगा कि हाँ वो सही बोल रहे थे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि टैकोमीटर यानी कि बेग मापी, टैकोमीटर यानी कि बेग मापी का उपयोग जो है किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, बहुतों लोगों ने इसमें जो है सही टिक मार दिया है और बहुतों लोगों ने गलत टिक मार दिया है। जान लीजिए कि बेग मापी जो होता है स्वाभाविक है कि बेग को मेजर करने के लिए होता है, लेकिन जान लीजिए कि ये घूर्णन गति को होता है, रोटेशनल मोशन जो होता है, जो रोटेट करता है
उसकी गति को मेजर करने के लिए टैकोमीटर लगा होता है, चक्के के पास में ही टैकोमीटर होता है, या चक्के से बाहर उसको कनेक्ट करके लगा दिया जाता है कि कितना घूर्णन किया, कितना चक्कर लगाया है। ये टैकोमीटर का वही इस्तेमाल ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा टैकोमीटर। टैकोमीटर आखिर कहां कहां यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको ऑटोमोटिव जो हो गया, गाड़ियां जो होती है उसमें भी होता है, आपको बताते हैं कि विमान उमान होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी जो प्रचलित होता है टैकोमीटर, वेगमापी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। घूर्णन गति यानी आरपीएम, मतलब एक चक्कर कितना मिनट पर मिनट लगा रहा है, वही आरपीएम कहलाता है उसका, है ना। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौतिक के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, किसने दिया था? चतुर्थ आयाम। चतुर्थ आयाम कहने का मतलब फोर्थ डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 डायमेंशन होता है। फोर्थ डायमेंशन आखिर होता क्या है, ये जाना है। तो ऊंचाई कहिए, 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई कहिए, बात वही होता है। ऊंचाई को गहराई कह लीजिए या ऊंचाई कहिए, बात वही होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन हम जानते हैं, लेकिन फोर्थ डायमेंशन के बारे में ये किसने बताया था, फोर्थ डायमेंशन है किससे संबंधित, ये हमें जानना है। तो जान लीजिए, आपको हम ये चीजें बता देते हैं कि फोर्थ डायमेंशन का जो आपको दिया गया था, ये दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था परिचय, ठीक है, कि फोर्थ डायमेंशन भी होता है। और फोर्थ डायमेंशन होता क्या है जान लीजिए पहले। तो ये आपका आंसर हो गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, जान लीजिए ये चीजें कि फोर्थ डायमेंशन का जो है परिचय दिया था। अब इसमें होता क्या है, कहने का ये मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होता है, लेकिन फोर्थ डायमेंशन जो होता है इन तीनों डायमेंशन से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। अलग क्या होता है, इसको ऐसा माना जाता है कि फोर्थ डायमेंशन जो होता है वो दोस्त समय से रिलेटेड होता है, ब्रह्मांड के समय से रिलेटेड होता है ये चीजें। लेकिन बहुतों वैज्ञानिक इस पे मानने को लिए राजी नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोस्त उन्होंने ये परिचय दिया था, ठीक है, कि फोर्थ डायमेंशन टाइम से रिलेटेड है, जो अंतरिक्ष में टाइम चल रही है उसी से रिलेटेड है फोर्थ डायमेंशन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही मिलान नहीं किया गया है। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं किया गया है। आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट बता देते हैं आपको दोस्त। ये आपका थर्ड नंबर सही होगा, ठीक है। सही नहीं होगा, तो ये तो गलत लगा हुआ है। सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की कहता है कि वक्रता को मेजर करता है, ये गलत है दोस्त। सिस्मोमीटर ये नहीं करता है। अब जान लीजिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सिस्मोमीटर जो होता है वो सिस्मोग्राफ तो जानते हैं ना कि भूकंप की जो है क्या करता है दोस्त, भूकंप की तीव्रता को यानी कि हलचल को क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है। ये जान लीजिए, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। भूकंप की गति मापी भी जाती है, तीव्रता नहीं। तीव्रता तो आपको रेक्टर स्केल से मापी जाती है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सिस्मोग्राफ आखिर क्या करता है और रेक्टर स्केल क्या करता है, कि कभी दे देगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मारी जाती है, मापी जाती है, तो आपको सिस्मोग्राफ भी दे देगा लेकर के, रेक्टर स्केल भी दे देगा, आप किस में मारिएगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रेक्टर स्केल मारे या सिस्मोग्राफ मारे। तो आज हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जान लीजिए कि सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर बिल्कुल अलग होता है और आपका रेक्टल स्केल जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे होता है ये भी जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं दोस्त। ये जान लीजिए, ये आपका क्या है कि सिस्मोग्राफ है। ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये ग्राफ, ये सिस्मोग्राफ बना हुआ है, ये सिस्मोमीटर है। अब जान लीजिए ये चीजें, थोड़ा सा समझ लीजिए ये सिस्मोमीटर के बारे में। सिस्मोमीटर तो ये होता है भूकंप की थोड़ी सी भी हलचल जो होती है, भूकंप की थोड़ी सी भी हलचल होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंसर लगा होता है। और ये लंबा सा जो देख रहे हैं नुकीला, ये क्या करता है कि इसके हलचल होने से इस पे जो है ग्राफ बनने लगता है। तो सिस्मोमीटर के थ्रू क्या होता है कि सिस्मोग्राफ बनता है, जान लीजिए। तो इस ग्राफ से हम पता करते हैं कि अच्छा पृथ्वी का कितना हलचल हुआ है, इस ग्राफ से पता चलता है हमको, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो ग्राफ बना है इसको जो है डिजिटली या तो जान लीजिए कि एनालॉग तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और ये जो रिकॉर्ड होता है वो रिएक्टर स्केल इसको कवर करता है। जान लीजिए रिएक्टर स्केल इसको क्या करता है कि कवर करता है कि इसकी तीव्रता क्या थी। मतलब कहने का मतलब कि तीव्रता कहने का मतलब क्या कि भूकंप के दौरान कितनी एनर्जी जो है निकली है, कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई है। रिएक्टर स्केल इस चीज को मापता है, उसकी तीव्रता एनर्जी को उसको क्या करता है कि रिकॉर्ड करने का काम करता है रिएक्टर स्केल। ये आपका हो गया सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ हो गया। सिस्मोग्राफ जहां भी होगा सिस्मोमीटर जरूर लगा होगा, बिना सिस्मोमीटर का सिस्मोग्राफ बन ही नहीं सकता है, जान लीजिए ये चीजें। और ये दोनों को लेकर के जो है जो इसको निकालता है, उसको एनर्जी रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है, तीव्रता रिकॉर्ड करने के लिए रिएक्टर स्केल होता है। ये इसकी पृथ्वी की हलचल को मापता है, कितनी गति से हलचल हुई है उसको मापता है। इसके अंदर सेंसर लगा होता है। आपको ये चीजें बता दिए, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यूरी किसकी इकाई होती है। सबसे अच्छी क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसकी इकाई जो होती है दोस्त क्यूरी होती है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी धर्मिता जो होता है सो उसी का इकाई जो है क्यूरी होता है, भूलिएगा नहीं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निष्कर्ष करता है। हाँ, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध जो है क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। अगर अभी जो ऑप्शन अगर दे देंगे ना तो अभी खटक से मार दीजिएगा कि क्या होता है। बहुत लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है, बहुत लोगों ने गलती कर दिया इस चीज को। जान लीजिए कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध जो होता है वो आइंस्टीन साहब लेकर के, आइंस्टीन इक्वेशन जानते हैं ना, तो आइंस्टीन साहब लेकर के आए थे क्या, E बराबर जो है mc स्क्वायर, जानते हैं E बराबर mc स्क्वायर। E क्या होता है कि ऊर्जा होता है, m जो द्रव्यमान होता है, C प्रकाश का जो होता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा का जो संबंध बताया था ये आइंस्टीन इक्वेशन में ही बता दिया था, आइंस्टीन इक्वेशन। तो ये जो होता है सापेक्षता का सिद्धांत होता है, सापेक्षता का सिद्धांत होता है, ध्यान रखिएगा। E बराबर mc स्क्वायर, उसी को जो है द्रव्यमान और आपका ऊर्जा का जो है संबंध बताया जाता है। ये आपका आंसर होगा सेकेंड नंबर, ठीक है, कि सापेक्षता का सिद्धांत निष्कर्ष दिखाता है। तो दोस्त ये था अपना 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में आपको दिए गए थे। आज सभी लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, अच्छी मार्क्स भी लेकर के आए हैं दोस्त। इसी तरह से अगर आपका परफॉर्मेंस रहा तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा, जान लीजिए ये चीजें। तो दोस्त बिल्कुल बने रहिएगा। अब क्या करते हैं कि दोस्त करते हैं ये चीजें हैं कि हम चल लेते हैं, आपका स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि आज कौन है जो सबसे नंबर 1 पे है और सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम आज देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं दोस्त फटाफट इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, इसी पे टेस्ट होता है। किस तरह का स्कोर कार्ड होता है ये आपको दिखा देते हैं। जान लीजिए कि दोस्त अगर आपको टेस्ट देने में किसी प्रकार की समस्या होगी तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देते हैं, ठीक है। जब हम फ्री रहेंगे आपको हम बता देंगे बिल्कुल कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे नहीं देना था। फटाफट इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके मेरे माध्यम से वो भी प्रिपरेशन कर सके एग्जाम की। क्योंकि जैसे आप बेरोजगार हैं ठीक उसी तरह से और लोग भी बेरोजगार है, रोजगार पाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब दिखा देते हैं आपको स्कोर कार्ड। देखिएगा ये अपना स्कोर कार्ड है दोस्त। आज स्कोर कार्ड में जो सबसे नंबर फर्स्ट पे है ये सुमित झा साहब है, नंबर फर्स्ट पे। बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं दोस्त। जान लीजिए 75 में 61 पॉइंट जो है 85 मार्क्स लेकर के आए हैं, कम बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं। ये मार्क्स लाने वाले दो लोग हैं। एक तो सेकेंड नंबर पे देख लीजिए आपका मुकेश मल्होत्रा साहब है, ये भी सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जान लीजिए कि शिशु प्रिया है, बहुत अच्छी है, मार्क्स अच्छा है इनका भी। शिशु प्रिया ऐसी मेहनत करती रहो, अच्छा होगा, आगे जाओगे, सिलेक्शन जरूर होगा। फोर्थ नंबर पे देख लीजिए, फोर्थ नंबर पे अजीत कुमार साहब है। उसका फिफ्थ नंबर पे देख लीजिए आपका किरंजय पांडे साहब है। उसका और मुकेश कुमार साहब है सिक्स नंबर पे। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए। जो लोगों का मार्क्स ऊपर आ रहा है सच में बता रहे हैं सिलेक्शन जरूर होगा। सबका सिलेक्शन पार्टी दिल्ली में होगा, सबको आना पड़ेगा जान लीजिए सिलेक्शन पार्टी देने के लिए। बहाना नहीं चलेगा कि नहीं ये है वो है दिस है डेट है, ऐसा कुछ बहाना नहीं। सबका सिलेक्शन पार्टी दिल्ली में लिया जाएगा, सबका, ठीक है। जिन जिन का सिलेक्शन होगा उन सबको बुलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्कोर कार्ड में। अगला देखिएगा, इसमें 7वें नंबर पे जो है ये पी कुमार साहब है। उसके बाद जो है 8वें नंबर पे जो दोस्त है अंकज कुमार है। उसका 9वें नंबर पे जो है दोस्त अरविंद कुमार साहब है। 10वें नंबर पे देख लीजिएगा कि गुड्डू यादव साहब है। 11वें नंबर पे देख लीजिएगा, 11वें नंबर पे जो है राजेश कुमार भाई है। उसके बाद 12वें नंबर पे देख लीजिएगा ये पंकज कुमार भाई है। 12वें नंबर पे पंकज कुमार है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं आप लोग। लगता है कि हम जो बुक दिए हैं शायद पढ़े हैं, फायदा किया है। जरूर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, जितना मटेरियल दे रहे हैं पढ़िए। 10 नंबर का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर के लिए भी मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भी चट कर जाइएगा, 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा जो हम मटेरियल आपको देंगे, बिल्कुल चट कर जाइएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जो है आपको है 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पे ये आर के गुज्जर साहब है। 12वें नंबर पे देख लीजिएगा, 12वें कहते हैं, 13वें 14वें नंबर पे अनिल कुमार साहब है। 15वें नंबर पे ये तेज करण साहब है। 16वें नंबर पे देख लीजिएगा, 16वें नंबर पे हरिओम भाई है। 17वें नंबर पे ये संदीप भाई है। उसका 18वें नंबर की बात करें तो मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है। बहुत अच्छी बात है दोस्त, मेहनत कीजिए, अच्छा मार्क्स आ रहा है। चलिए उसके बाद ये देख लीजिएगा 19वें नंबर पे दोस्त ये नीतीश कुमार है। 20वें नंबर पे देख लीजिएगा आप ये एमडी आजाद साहब है। उसका 21वें नंबर पे क्लेमेंट जो साहब है बिलासपुर से, बहुत अच्छा भाई।
उसके बाद जो है आपको बता रहे हैं कि 22वें नंबर पे ये शक्ति कुमार साहब है, 23वें नंबर पे जो है ये मृत्युंजय भाई है, उसके बाद 4वें नंबर पे मुरेंद्र वर्मा जिला बदायूं से है। भाई कहां हो आप? चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 25 नंबर 25वें नंबर पे ये सुबोध भाई है, 26वें नंबर पे 26 नंबर पे पवन कुमार चंद्रवंशी है, उसके बाद जो है 26वें नंबर पे जो है ये वृंद्रा भाई है, उसके बाद जो है आपका 28वें नंबर पे ये विक्रम भाई है, 29वें नंबर की अगर बात कर ले तो राहुल साहब है, उसके बाद जो है दोस्त 30 नंबर पे जो है ये के सिंह जो जौनपुर से है। ठीक है, चलिए उसका 32 नंबर पे देखिएगा कि बम भाई है, 31 पे बम भाई है, उसका 32 की अगर बात कर ले तो कालीनाथ भाई है, उसका 33 नंबर की बात कर ले तो ये मोनू भाई है, उसका 34 नंबर पे ये राहुल कुमार साहब है, 35 नंबर पे राहुल सिंह साहब है, बहुत अच्छा दोनों राहुल है। 36 नंबर पे देख लीजिएगा, 36 नंबर पे अंकित कुमार साहब है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं 37 नंबर पे दोस्त, 37 नंबर पे देख लीजिएगा किसका नाम है भाई, हाँ 37 नंबर पर राहुल विश्वकर्मा साहब है, उसका 38 नंबर पे देख लीजिएगा कि बबलू भाई जो पटना से है, 39 नंबर पे देख लीजिएगा आपका संजीव यादव है। अच्छा, आज संजय कुमार यादव नहीं आए हैं, टेस्ट शायद नहीं दिए हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं काम में बिजी होंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब करते हैं, 8-10 घंटे का वर्क करने के बाद जो है उन्हें फुर्सत मिलती है, या तो दुर्गा पूजा में व्यस्त होंगे या तो काम ज्यादा लाद दिया गया होगा उनको, इसलिए जो है बिजी होंगे, टेस्ट नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, ये टेस्ट मिस कर लिए हैं, वो आज की टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बताते हैं 40 नंबर पे दोस्त क्या है कि विपिन कुमार है, 41 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि देवेंद्र भाई है, 42 नंबर पे जो है दोस्त ये रोशन भाई साहब है। ठीक है, चलिए 43 पे देखिएगा, 43 पे क्या है कि डॉली यादव है, उसके बाद जो है 44 नंबर पे जो है सुधीर भाई है, 45 नंबर पे जो है आपका बसंत भाई है, 46 नंबर पे जो है आपका पंकज भाई है, 47 नंबर पे देख लीजिएगा, 47 पे ये योगेश भाई है, उसका 48 नंबर पे जो है ये पंकज साहब है। ठीक है, 48 नंबर पे। चलिए फटाफट क्या करते हैं कि दिखाते चलते हैं। 49 पे क्या है कि आशीष लोधी साहब है, 50 नंबर पे देखिएगा पीके रॉय साहब है, उसके बाद जो है 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि विपुल कुमार साहब है, 52 नंबर पे देख लीजिएगा अपना कि रंजन हट्टी साहब है, 53 नंबर पे देख लीजिएगा, 53 पे संजय भाई है, असोई करके है, उसका देखिए 54 पे देख लीजिएगा कि कमलेश भाई है। ठीक है, 54 पे कमलेश भाई है, बहुत अच्छा है, मेहनत सभी लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 55 नंबर पे धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है, उसके बाद 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि अर्पित कुमार साहब है, 57 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सम्राट भाई है, उसके बाद 58 नंबर पे देख लीजिएगा कि नीलेश भाई यादव है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 59 नंबर पे जो है ये रोशन कुमार साहब है, उसके बाद 60 नंबर पे है ये पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, लगातार टेस्ट में बने रहते हैं हनुमान भाई, बहुत अच्छी बात है, हनुमानगढ़ से है पवन, हनुमान नाम नहीं है इनका। ठीक है, हनुमानगढ़ से है। चलिए 61 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अनिल कुमार साहब है, उसके बाद 62 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि काजल कुमारी है, बहुत अच्छा इंप्रूव की है ये। 63 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि चंदन भाई है, उसके बाद 64 नंबर पे देख लीजिएगा आपकी पूर्णिमा सिंह है, 65 नंबर पे आपका जो है अनुराग भाई है, उसके बाद 66 नंबर पे जो है ये आपका मोरी भाई है। ठीक है, गुजरात से है, ये बोलते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी समझ में दिक्कतें आती है, हिंदी भी टूटी फूटी आती है, फोन किए थे मुझे, बता रहे थे गुजरात से हैं, गुजराती में इनको ज्यादा समझ में आता है, तो मुझे बताते हैं कि गुजराती में जो है क्वेश्चन देने के लिए दोस्त पॉसिबल नहीं है गुजराती में देना, क्योंकि ट्रिपल जो है आपका मेहनत पड़ जाएगा, एक तो हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, गुजराती में भी करे, बताइए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश तो यूनिवर्सल होता है, हर जगह लोग समझते हैं, या तो हिंदी वाले तो अच्छी है कि यूपी बिहार सारे हिंदी पकड़ लेते हैं, अच्छा है, हिंदी तो ऑल इंडिया में हर जगह चलती है, तो थोड़ा हिंदी भी कमांड कर लिया कीजिए। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं, हाँ देखिएगा कि भूषण कुमार साहब 67 नंबर पे है, उसके बाद 68 नंबर पे जो है ये रंजन सिंह साहब है, उसके बाद 69 नंबर पे जो है ये रोहित कुमार है, 70 नंबर पे ये है रमेश कुमार साहब है, उसके बाद 71 नंबर पे जो है दोस्त रामदयाल साहब है, 72 नंबर पे देखिएगा तो जावेद आलम भाई है, 72 नंबर पे जावेद आलम भाई है। देखिएगा उसके बाद आपको बताते हैं कि अनुरुद्ध भाई जो 73 नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए, 70 जितना भी बुक खरीदे हैं सबको चेक कर जाइए दोस्त, आएंगे उससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड कराया है ई बुक में, तो ई बुक जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिए, पैसे आते जाते रहते हैं, 25 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, आपको ऑफर भी है ले लीजिए, लेकिन रिजल्ट आते जाते नहीं रहते हैं, एग्जाम हमेशा आते जाते नहीं रहते हैं, वेट करना पड़ेगा उसके लिए।
चलिए उसके बाद दिखा देते हैं आपको 74 नंबर पे विनय जो यूपी से है, ठीक है। उसके बाद जो है राम सहाय साहब जो है ये आपको 75 नंबर पे, 76 नंबर पे बबलू भाई है, 77 नंबर पे जो है हरिमोहन साहब है, 78 नंबर पे इंद्रजीत साहब है, 78 नंबर पे इंद्रजीत साहब। चलिए आगे देखिएगा, आपको बताते हैं कि 79 पे दोस्त 79 पे इंदल कुमार साहब है। उसके बाद 80 नंबर पे ये रत्नाकर भाई है। उसके बाद 81 नंबर पे है दोस्त 81 नंबर पे भी जो है रत्नाकर ही भाई है। भाई दो बार कैसे टेस्ट दे दीजिए, वो इम्पॉसिबल। 82 नंबर पे देख लीजिएगा, 82 नंबर पे जो है विकास कुमार है। उसके बाद 83 नंबर पे है कि अनुज सैनी है। उसके बाद 84 नंबर पे जो है ये देव कुमार गुमला आई थिंक है, ठीक है। चलिए 84 नंबर पे है। 85 नंबर पे देख लीजिएगा कि सन्नी गुज्जर साहब है 85 नंबर पे। 86 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका राम सिंह साहब है। बहुत अच्छा दोस्त, मेहनत कीजिए। 87 नंबर पे कुमार गौरव साहब है। 88 नंबर पे जो है दोस्त ऋषि राम साहब है। उसके बाद 89 नंबर पे देख लीजिएगा, 89 नंबर पे विजय कांत भाई है। उसके बाद जो आपका 19 नंबर पे ओमकार साहब है, ओमकार पटेल साहब, ठीक है। चलिए देखिएगा 91 पे अनुज कुमार साहब है। उसको 92 की अगर बात कर ले तो ये उदय राज साहब है। उसको 93 नंबर पे जो है दोस्त ये निर्मल कुमार साहब है। उसके बाद जो है 94 पे अतुल भाई है, ठीक है। अतुल भाई माइनस से तो प्लस में इंक्रीज किए हैं, अच्छी बात है। 95 नंबर पे क्या है कि गुड्डू पांडे है। उसके बाद जो है 96 नंबर पे जो है ये राकेश भाई है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और टेस्ट में भाग लिए हैं, ठीक है। तो दोस्त क्या कीजिए कि इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ERCB सर के नाम से आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। और वहीं से आप क्या कर सकते हैं कि ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्त सिलेक्ट करके जो है आपको ई बुक में दिया गया है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज 11:59 तक के जो है आपके ऑफर जो है बिल्कुल है। तो जाकर के क्या कीजिए कि परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले दिन से इसका रेट जो था वही चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम आपके सामने आएंगे एक रैपिड सेट लेकर के। तब तक हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।